हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम कर रहे थे पॉलिटी फॉर द अपकमिंग जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम, जिसमें हम ऑलरेडी 3 to 4 लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। आज इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए एक इंफॉर्मेशन कि हमारी ऑफिशियल ऐप पे, दैट इज द मंजिल भारत ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा, और अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां हमारे एक कोर्स जेकेपी कांस्टेबल के लिए लॉन्च किया है एट अ वेरी मिनिमल प्राइस ऑफ 499, जहां आपको सभी वीडियो लेक्चर्स हर टॉपिक पे मिल जाएंगे, और जो नया सिलेबस भी एडवर्टीजमेंट के साथ इशू होगा उससे रिलेटेड भी जो टॉपिक्स होंगे उन्हें वहाँ कवर करा दिया जाएगा। तो जो बच्चे भी इस कोर्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना उस वक्त there were no fundamental duty in our constitution. Later on एक कमेटी बिठाई जाती है, that is स्वर्ण सिंह कमेटी। इस पे एक MCQ बनता है, पूछा भी गया है अक्सर कि on recommendation of which committee fundamental duties were introduced in our constitution। तो वो कौन सी कमेटी थी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी को बिठाया जाता है इस चीज पे डिसाइड करने के लिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेटर ऑन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंड करती है फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि लाया गया 1976 में, फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया जाता है अंडर पार्ट 4A। पार्ट 3 में थे फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में थे डीपीएसपी, और पार्ट 4 के ए पार्ट में आ जाएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड इट इज अंडर आर्टिकल 51A। अप टू आर्टिकल 51 देयर वर डीपीएसपी। आर्टिकल 51A के अंडर आती हैं सभी फंडामेंटल ड्यूटी। तो आपको क्या क्या याद रखना है? आपको एक कमेटी का नाम याद रखना है कि कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन थी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे इनकॉर्पोरेट किया गया। तीसरा, आपको याद रखना है कि कौन से आर्टिकल के अंडर ये फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। क्लियर है? साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस वक्त ये 10 थी। एट प्रेजेंट देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तब सिर्फ 10 थी। लेटर ऑन 11th को ऐड किया गया। ठीक है, कब ऐड किया गया वो आगे हम पढ़ेंगे। एंड फंडामेंटल ड्यूटी के कंसेप्ट को हमने कहां से बोरो किया है? दैट इज बोरोड फ्रॉम अर्स्टवाइल यूएसएसआर। सोवियत यूनियन जो था, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे हमने इंस्पायर होके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है फंडामेंटल ड्यूटीज को। फंडामेंटल राइट्स को हमने लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, डीपीएसपी को हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने लिया है यूएसएसआर से। ये चीजें भी आपको याद रखनी है क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द व्हाट आर द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर क्या क्या आ जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। सो सबसे पहली जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कहती है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। फंडामेंटल ड्यूटी क्या हुआ? जैसे राइट्स हैं वो हमारे हक है, ड्यूटी क्या है? वो हमारे कर्तव्य हैं जो हमें करने चाहिए। ये जस्टिशिएबल नहीं है, जैसे डीपीएसपी जस्टिशिएबल नहीं है ना। जस्टिशिएबल का क्या मतलब? मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था, जो लीगली एनफोर्स ना हो, कि अगर वो नहीं लागू होते हैं तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आपके अगर फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जाके पिटीशन दायर कर सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट मेरे से छीना गया है, वायलेट हुआ है। लेकिन अगर डीपीएसपी की तरह कोई गवर्नमेंट काम नहीं करती तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं निभा रहा तो कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। सो दिस इज ऑल्सो नॉट लीगली एनफोर्स्ड। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें।
तो पहला कहता है कि हर एक देश के नागरिक का यह फर्ज बनता है कि वो नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं नेशन के, पार्लियामेंट हो गया, कोर्ट्स हो गए, उनकी इज्जत करे, उनकी रिस्पेक्ट करे, उनके हिसाब से काम करे। सेकंड कहता है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो स्वतंत्रता की लड़ाई जब लड़ी गई उस वक्त जिन आइडल्स ने हमें मोटिवेट किया उन सबको, उनके हिसाब से हम आगे बढ़े। थर्ड कहता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब आप सोचेंगे कि ये सब रीड करने की क्या जरूरत है, तो कभी कभी ऑप्शंस में ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से क्या फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो अगर आपको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं तो आप इजीली वो बता पाएंगे। बहुत वेग सी ड्यूटीज़ हैं, कोई डायरेक्ट नहीं है, बट आप एक बार रीड करेंगे तो आपके माइंड में ये रह जाएंगे, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाँ ये चीज़ें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंडर आती हैं। जैसे राइट टू वोट है, वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, या आप कहें वोट कास्ट करना, वो फंडामेंटल ड्यूटी के अंडर नहीं आता है। तो ऑप्शंस में ये पूछा जा सकता है। तो अगर आपने इनको एक बार रीड किया होगा देन यू कैन फाइंड आउट कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इनको एक बार रीड करना, आपको इनको क्रैम नहीं करना है, जस्ट यू रीड इट वंस, अंडरस्टैंड इट एंड यू कैन इजीली मार्क द क्वेश्चंस। ठीक है, सो थर्ड कहता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमारे देश की एकता को, उसकी अखंडता को मेंटेन करके रखना। ठीक है, इंटीग्रिटी को, यूनिटी को, उसके लिए काम करना कि देश में जो डिस्क्रिमिनेशन है ना उसे नहीं बढ़ाना है, देश को तोड़ने का काम नहीं करना है। To defend the country and render national service when called upon to do so। जब भी देश पे कोई खतरा आए, देश पे लड़ाई का संकट आ जाए, तो हर नागरिक का ये फर्ज बनता है कि वो उसको बचाने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए खड़ा रहे। ठीक है, नेक्स्ट टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities and to renounce practices derogatory to the dignity of women। तो जनरल सी स्टेटमेंट है कि हर एक देश के नागरिक का ये फर्ज बनता है कि वो हमारे देश में जितनी भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं उन सबकी रिस्पेक्ट करें, किसी के साथ भी भेदभाव ना करें और ना ही वे विमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट काम करें, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट वर्क करें। ठीक है, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस है जो विमेन को अपमानित करती है वैसा कोई काम ना करे। फाइन। नेक्स्ट इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। देश के जो संस्कृति है, कला है, उस सब की रक्षा करना, हेरिटेज हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गया, उन सब की उनको प्रोटेक्ट करना, उनको किसी भी तरह से हार्म नहीं करना, तोड़ना नहीं। To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creation। पहली बात की गई है मॉन्यूमेंट्स की, कल्चर की, संस्कृति की। उसके बाद बात की गई है इन्वायरमेंट की, कि संस्कृति को बचाने के साथ साथ हर नागरिक का ये फर्ज है कि वो वातावरण को, इन्वायरमेंट को, नेचर को भी प्रिजर्व करे और हर जानवर की तरफ, हर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रति कंपैशन रखे। ठीक है, प्यार की भावना रखे। ठीक है, फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। नेक्स्ट इज टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो हर वक्त क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी की तरफ जाना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी सीखने का ये टेम्परामेंट इन्वॉल्व करना है ताकि हम वर्ल्ड के बाकी देशों के बराबर आके खड़े हो सके, डेवलपमेंट की तरफ जा सके। ठीक है, कहीं पीछे ना रह जाए, पिछड़े ना रह जाए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर वायलेंस। किसी भी तरह से वायलेंस के खिलाफ रहना है, वायलेंस को अवॉइड करना है, साथ ही पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसकी रक्षा करना है। To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement। हर वक्त ये कोशिश करनी है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, आप स्टार्टअप चला रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें आप एक्सेल करें, उसे पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ करें ताकि आपके काम से आपके देश की भी प्रगति हो। ठीक है, तो बहुत सी जनरल सी स्टेटमेंट है जो हर नागरिक को अपने जो देश से प्यार करता है वो ये चीज़ों को करेगा ताकि उसके देश की भी उन्नति हो, है ना, विकास हो।
to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. This is the 11th fundamental duty. This is 1, 2, 3rd, 4th, 5, 6, 7. This is 11th fundamental duty which was later added on in the constitution. जैसे मैंने आपको बताया, जब फंडामेंटल ड्यूटी को इनकॉर्पोरेट किया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, तब फंडामेंटल ड्यूटीज में सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ठीक है। लेटर ऑन इसमें एक और ड्यूटी को ऐड किया गया, दैट इज 11th फंडामेंटल ड्यूटी, जो ये कहती है कि हर नागरिक का ये फर्ज बनता है कि वो हर बच्चे को, अपने बच्चों को और देश के सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। एंड ये कैसे ऐड किया गया था? दिस वॉज एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, और ये जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है इसको ऐड किया गया बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि लाई गई 2002 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी को आप एक बार रीड करेंगे, बट दिस 11th फंडामेंटल ड्यूटी यू नीड टू रिमेंबर कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी का कंटेंट क्या है, ठीक है। ओके, सो हमने अंडरस्टैंड किया कि पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी आती है, आर्टिकल 51A का ये पार्ट है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये रेकमेंड किया था, ओरिजिनली वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये इंसर्ट की गई। 10 फंडामेंटल ड्यूटी एट द टाइम जब बनाई गई थी तब थी, और 11th लेटर ऑन ऐड की गई बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कहती है कि हर नागरिक का ये फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल तक की उम्र में एजुकेशन प्रोवाइड करें। लेटर ऑन इसको बनाया गया है पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑल्सो, ठीक है, जो कि 21A के अंडर आता है, आर्टिकल 21A। नाउ देयर इज सम फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज जो आप एक बार गो थ्रू कर ले। जनरली ये पूछे नहीं जाते, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि फंडामेंटल ड्यूटीज में, राइट्स में, डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है, वो आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, इसके बारे में ये मैंने लिखा है, ठीक है। तो पहले आता है नॉन जस्टिशिएबल। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फंडामेंटल ड्यूटी अगर कोई फुलफिल नहीं करता है तो कोर्ट में नहीं जा सकते, लीगली उसे फोर्स नहीं कर सकते ये करने के लिए कि आपको ये करना ही करना है, ठीक है। दीज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू नीड टू डू दैट, बट दिस इज नॉट लीगली एनफोर्स। आपको सजा नहीं दी, हाँ सजा जहाँ जहाँ पे फाइन रखा गया है, जहाँ पे लोगों को पकड़ा जाता है अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान दे रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, लेकिन कंपेल नहीं कर सकते हैं, फाइन। दूसरा आता है स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी। जैसा हमने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स में कुछ फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स को और नॉन सिटीजन्स को दोनों को मिलते हैं। उसी तरह ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। अगर कोई बाहर से फॉरेनर हमारे देश में घूमने आ रहा है तो ही इज नॉट बाउंड टू हैव फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, उसका कोई कर्तव्य नहीं बनता है, फाइन। सो इस पे भी एमसीक्यू हो सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल टू सिटीजन्स ओनली और टू सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, तो ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स कि ये डिराइव कहाँ से हुए हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर कि ये डिराइव किए जाते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, और इसमें कुछ आइडल्स महात्मा गांधी के भी इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट आता है इट इज डायरेक्टिव इन नेचर। डायरेक्टिव इन नेचर की ये डायरेक्शन देता है कि किस तरफ आपको काम करना है। जैसे बात की गई है एक्सीलेंस की, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने की, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करने की, इन्वायरमेंट को बचाना है, मॉन्यूमेंट्स को बचाना है, पब्लिक प्रॉपर्टीज को बचाना है, तो डायरेक्टिव है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको डिसाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन वैल्यूज, भारत की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, भारत के जो कल्चर रहा है, ये उसी से आप एक तरह से कहे मोटिवेट होके ये फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई गई हैं, ठीक है ना। कल्चर की रिस्पेक्ट करना, आर्ट की रिस्पेक्ट करना, हेरिटेज की रिस्पेक्ट करना, ठीक है। सो ऑल दीज आर एक्चुअली द कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन वैल्यूज। जो भारत की संस्कृति, भारत की विचारधारा रही है, उसको एक तरह से फॉर्मल रूप दे दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज के थ्रू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लास्ट इट इज अ मॉरल एंड सिविक इन नेचर,
ठीक है, लीगली एनफोर्स नहीं है, बस जस्ट अकॉर्डिंग टू द मॉरलिटी कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, जिस देश में आप रहते हैं उस देश के एंथम का आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की करनी चाहिए, सिंबल्स की करनी चाहिए, आइडल्स की करनी चाहिए, प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर मॉरल्स एंड सिविक्स इन नेचर। सो दैट इज इट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। ये बहुत छोटा टॉपिक है और जल्दी इसमें से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। पूरे टॉपिक्स में से 5 to 6 क्वेश्चंस होंगे जो आपको ध्यान रखने हैं। 5 to 6 टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, और उसके साथ ही आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।